नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजधानी क्लासेस भीलवाड़ा के अंदर। मैं बजरंग मानवत, जो आपको एग्रीकल्चर के जो मोस्ट क्वेश्चन है आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तथा उनके जो अदर फैक्ट है उनके बारे में, जो क्वेश्चन के अदर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी हम आज आपको अवगत करवाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली चावल की उप स्पीसीज, यानी भारत के अंदर जो चावल उगाया जाता है उसकी कौन सी उप स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर उगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी इंडिका। हम ये याद रख सकते हैं, इंडिया। इंडिया से क्या याद रखेंगे, इंडिका। ठीक है, यानी एक ट्रिक के रूप में हो सकती है। इंडिया से क्या हो गया, इंडिका। यानी कि जो इंडिया में कौन सी चावल की उप स्पीसीज उगाई जाएगी, तो इंडिका। ठीक है, अब हम चावल के बारे में देख लेते। तो चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा स्टाइवा। ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इतना सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं। यानी चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओरेजा स्टाइवा। ये किस कुल से संबंधित है, तो ग्रेमेनी कुल से। ग्रेमेनी कुल को क्या कहते हैं, पोएसी कुल। कभी कभार ये एग्जाम में जो है कंफ्यूजन करने के लिए पूछ लिया जाता है, ग्रेमेनी कुल या पोएसी कुल। यानी चावल की ये दोनों, अगर ग्रेमेनी कुल आ जाए तो वो भी सही है और पोएसी आ जाए तो वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद में चावल में क्या पूछ लेते हैं, गुणसूत्र की संख्या। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 24। यानी चावल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 24। ठीक है, उसके बाद में चावल के जो उत्पत्ति स्थल है, यानी उत्पत्ति स्थल कभी कभार, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो ये पूछ लेते हैं। तो चावल की उत्पत्ति है वो इंडो बर्मा से। कहाँ से, इंडो बर्मा। इंडो बर्मा ये कहाँ पर है, दक्षिणी या फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया। कभी कभार ऑप्शन में ये भी दिखाई दे देता है। यानी इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा गया चावल का, तो चावल का हो गया इंडो बर्मा या फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, चलो। तो भारत के अंदर जो उगाई जाती है वो कौन सी होगी, इंडिका। अब देखो जेपोनिका, जो जेपोनिका जो किस्म है, उप स्पीसीज है, ये जापान के अंदर उगाई जाती है। कहाँ पर, जापान के अंदर। और जेवेनिका, जेवेनिका जो उप स्पीसीज है वो किस क्षेत्र में उगाई जाती है, तो जो जेवेनिका है वो अधिकतर किस एरिया के अंदर उगाई जाती है, तो ये इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में हमारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसमें हमने बनाए। यानी चावल का पहले हमने पढ़ा था वानस्पतिक नाम, तो ओरेजा स्टाइवा किस कुल से संबंधित है, तो ग्रेमेनी या फिर पोएसी कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए राइट हो गया। फिर उसके बाद में हमने देखा जेपेनिका, ये कहाँ पर उगाई जाती है, जापान के अंदर। जापान के अंदर जो चावल उगाया जाता है उसे कौन सी स्पीसीज है, तो जेपोनिका। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा जेवेनिका, यानी कि जो इंडोनेशिया के अंदर उगाया जाता है चावल, तो वो कौन सा हो गया, जेवेनिका स्पीसीज का। ठीक है, तो लगभग इस क्वेश्चन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन और हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है। यानी गेहूं में उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान कौन रखता है। तो पहले तो हम ये देखें कि प्रथम स्थान कौन रख रहा है, तो प्रथम स्थान जो है वो चीन रख रहा है। यानी फर्स्ट तो कौन हो गया, चीन हो गया। तो उसके बाद में जो ये क्या पूछ रहा है कि सेकंड स्थान किसके आधार पर पूछ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है हमें उत्पादन के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर जो है विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान आता है, दूसरा। ठीक है, तो भारत का दूसरा स्थान किसके आधार पर होता है, तो गेहूं की उत्पादन के आधार पर। ठीक है, तो उत्पादन के आधार पर फर्स्ट स्थान तो हो गया हमारा चीन का और सेकंड स्थान हो गया हमारा भारत का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में और देखते हैं। तो अगर विश्व के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर गेहूं पहुंचे, किसके आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर है जो भारत प्रथम स्थान पर आता है, क्षेत्रफल के आधार पर। और अगर हमें उत्पादन पूछ ले तो उत्पादन में होगा सेकंड नंबर पर। ठीक है दोस्तों, यानी हमें अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि गेहूं विश्व में गेहूं का क्षेत्रफल
में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो भारत। और अगर हमें द्वितीय स्थान उत्पादकता के आधार पर पूछ ले तो वो भी कौन सा होगा, भारत। यानी फर्स्ट तो होगा क्षेत्रफल के आधार पर और सेकंड होगा उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न फसलों में से वह फसल कौन सी है जो दानों यानी सूखा दोनों यानी कि सूखा और जलाभाव से प्रभावित होती है। यानी में ऐसी कौन सी फसल है जो जल और जलाभाव यानी सूखा भी सहन नहीं कर पाती हो और जलाभाव भी ज़्यादा सहन नहीं कर पाती हो, ज़्यादा जल भराव उसके लिए अनुपयुक्त होता है। तो वो कौन सी फसल होगी, तो कौन सी फसल होगी मेरे दोस्तों, मक्का। मक्का ऐसी जो है वो सूखा और जलाभाव दोनों के प्रति प्रभावित होती है यानी संवेदनशील है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी धान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धान के पौधे के कल्ले में रुफेला तना या फिर प्याजी पत्ती लक्षण किस कीट के कारण दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा कीट के कारण दिखाई देता है, तो ये देखा जाता है गाल मिर्च। जो गाल मिर्च नामक जो कीट होता है उसके कारण क्या होता है, जो उसके जो धान की जो कल्ले होती है, ऊपरी पत्तियां होती है, कल्ले फूटते हैं, उसमें प्याजी पत्ती के नुमा यानी कि प्याली के नुमा जो पत्ती होती है वो ऐसे सिकुड़ जाती है। तो ये किस कीट के कारण होता है, तो किस कीट के कारण होता है, गाल मिर्च के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड है इसका। तो ये क्या कह रहा है कि मृदा में यांत्रिक विश्लेषण किस नियम पर आधारित होता है। यांत्रिक विश्लेषण का अंदर क्या होता है कि ये किस नियम के आधार पर कार्य करता है, यांत्रिक विश्लेषण यानी मृदा का यांत्रिक विश्लेषण किस नियम को फॉलो करता है, तो ये किसको करता है, स्टोन नियम को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि एनपीके यानी कि हम गेहूं की बुआई करते हैं सामान्य, तो उसके अंदर एनपीके की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों एनपीके की मात्रा कितनी होती है, 120, 60 और 30 यानी 120 किलो तो क्या होगा नाइट्रोजन, 60 किलो क्या होगा अपना फास्फोरस और 30 किलो क्या होगा अपना पोटेशियम। ठीक है, यानी एनपीके की मात्रा कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट करना आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ओराइजस स्टाइवा में क्रोमोसोम की संख्या, तो हमें पहले तो हमें क्या है कि वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए कि ओराइजस स्टाइवा है क्या। तो ओराइजस स्टाइवा होता है कौन सा, चावल की फसल है, यानी चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा स्टाइवा। हमने पहले क्वेश्चन में ये देख लिया था। तो ओराइजा स्टाइवा में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या मैंने आपको बताई थी, गुणसूत्र की संख्या होती है 24 यानी कि 24 गुणसूत्र। ठीक है, अब इसका मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर इसका ओराइजा स्टाइवा का मैंने कुल बताया था। तो कुल क्या होता है इसका, ग्रेमिनी कुल हो गया। ठीक है, उत्पत्ति कौन सी होगी इसको, इंडो बर्मा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गेहूं का उद्भव स्थल यानी गेहूं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो गेहूं की उत्पत्ति जो हुई है वो सेकंड नंबर यानी मध्य एशिया टर्की से हुई है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सेकंड राइट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो मध्य एशिया है, जो हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अगर स्टैंडर्ड बुक के बारे में देखें तो एनआर सुंडा वाली, तो उसके अंदर जो है गेहूं की उत्पत्ति स्थल कौन सा दे रखा है, तो उसके अंदर दक्षिणी पश्चिमी एशिया भी दे रखा है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मध्य एशिया आ जाए तो मध्य एशिया करना है और दक्षिणी पूर्वी, अगर दक्षिणी एशिया ना आए तो क्या करना है आपको, दक्षिणी पश्चिमी एशिया करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर मध्य एशिया आ जाए तो मध्य एशिया करना है,
और अगर मध्य एशिया ना आए तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया आपको ऑप्शन में करेक्ट करके आना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कब शुरू की गई थी? तो मेरे दोस्तों, जो भारत सरकार ने सब्सिडी है वो कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1977 को जो है भारत ने उर्वरक सब्सिडी जो कब शुरू की गई? तो 1 नवंबर 1977। तो मेरे दोस्तों, ये उर्वरक सब्सिडी होती क्या है? उर्वरक सब्सिडी में क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण इलाके के जो कृषक होते हैं तो उनके पास इतना वे जो है वो अफोर्ड करने के लिए नहीं होता है। तो क्या करते हैं, वो 6 महीने के बाद उनके पास जो अनाज होता है उसको बेचकर जो उनके पास इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, उनके पास अगर कोई दूसरा रोजगार का ऑप्शन नहीं होता है तो उसके लिए क्या किया है सरकार ने कि उनको जो फसल होती है उनके लिए उर्वरक जो है सरकारी रेटों में मुहैया कराया। ठीक है, तो उसके लिए जो ये सब्सिडी योजना लाई गई, तो ये कब लाई गई? तो 1 नवंबर 1977 को। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है? फेलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है? तो फेलेरिस माइनस जो है वो ग्रेमिनी कुल से या फिर पोएसी कुल भी ऑप्शन में दे दिया जाता है कभी कभार कंफ्यूजन करने के लिए। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने आपको बताया है कि ग्रेमिनी कुल को ही क्या कहते हैं, पोएसी कुल भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फेलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है? तो वो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनिल यानी जो बाजार में किस नाम से मिलता है? तो स्टाम F32 के नाम, 34 के नाम से मिलता है। तो जो प्रोपेनिल जो खरपतवार नाशी होता है उसका जो धान की रोपाई के कितने दिन बाद उसका क्या करने में प्रयोग करना है? तो मेरे दोस्तों, जो धान के अंदर है वो प्रोपेनिल का उपयोग कब करते हैं? तो 1 सप्ताह के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोपेनिल जो खरपतवार होता है ये चावल का एक मुख्य खरपतवार है, खरपतवार नाशी है। ठीक है, इसका अधिकतर यानी कि 90% इसका उपयोग किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसका जो कब किया जाता है? 1 सप्ताह के अंदर। तो 1 सप्ताह के अंदर हम ऑप्शन देखते हैं तो 6 से 8 दिन हमें ऑप्शन दिख रहा है। 2 सप्ताह ये गलत हो जाएगा, और अगर ये हम देखें कि 2 से 4 दिन तो ये 1 सप्ताह से क्या है, कम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, और ये 1 सप्ताह से अधिक है। तो हमें क्या चाहिए? 1 सप्ताह के लगभग। तो 1 सप्ताह कितना हो गया? यानी कि 6 से 7 दिन भी हो सकते हैं और 8 दिन भी हो सकते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ध्वज पर्ण यानी लीफ फ्लैग लीफ जो होती है वो का कितना प्रतिशत तक योगदान होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो उनकी जो ध्वज पर्ण होती है यानी फ्लैग पर्ण होती है उनका कितना प्रतिशत जो है प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो योगदान रहता है? तो मेरे दोस्तों, वो योगदान रहता है 52%। कितने परसेंट रहता है? तो 52% जो है प्रकाश संश्लेषण में यानी फ्लैग लीफ का क्या रहता है? योगदान रहता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गन्ने की उत्पादकता की किस राज्य में सर्वाधिक है? यानी गन्ना सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो मेरे दोस्तों, जो गन्ना है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। गन्ना की उत्पादकता, इसमें कंफ्यूजन है कि ये उत्पादकता पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्पादकता के अंदर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, तो उत्पादकता में कौन सा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें गन्ना सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज्यादा सफल रही थी? जो भारत के अंदर जो हरित क्रांति लाई गई थी किसके कारण लाई गई? तो वो मैंने जो फसल उत्पादन है उसको अच्छी वृद्धि हो उसके लिए जो है भारत सरकार या हमारे जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो हरित क्रांति लाई गई थी। तो हम ये देखते हैं कि हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति के जनक हमारे इंडिया के अंदर कौन है? तो MS स्वामीनाथन को। तो MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। तो इन्होंने जो है हरित क्रांति लाए, तो ये किन फसलों पर सबसे ज्यादा सफल रही थी? तो हमारे जो अंदर भारत के अंदर है जो सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें के ऊपर जो कृषक होते हैं, छोटे कृषक होते हैं,
वो जो है यानी कैश क्रॉप्स ना बोकर क्या बोलते हैं, उनकी जो आजीविका होती है उनके लिए जो है क्या बोलते हैं, तो या तो धान बोएंगे या फिर चावल बोएंगे। तो ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे करेक्ट, सेकंड वाला। तो देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर है, तो यानी कि जो किसान होते हैं अधिकतर वो गाँव में निवास करते हैं। तो गाँवों में क्या होता है, कैश क्रॉप्स ना बोकर क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स नहीं बोलते हैं। केस वाली जो नकदी फसलें होती है उनका उपयोग कम करते हैं। तो वो खाद्यान्न फसलें वाली जिनकी उनकी आजीविका चल सके, ऐसी फसल को वो क्या करते हैं, बोते हैं। तो भारत ने जो हरित क्रांति में किन फसलों पर सर्वाधिक कार्य किया था या सफल रही थी, तो वो कौन सी थी, गेहूं और चावल। ऐसी दो फसलें थी जिन पर हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गन्ने की रोपाई की नाली विधि यानी ट्रेंच विधि भारत के किन क्षेत्रों में प्रचलन में सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक जो है ट्रेंच विधि का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो दोस्तों ट्रेंच विधि में क्या होता है कि ट्रेंच विधि अधिकतर किन क्षेत्रों में हो जाए, तटीय क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या है ट्रेंच विधि का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। जो धान के अंदर जो नाइट्रोजन उर्वरक है उसकी उपयोगिता क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर देखिए सल्फर, ये जो हमारे सामने चार ऑप्शन है। तो धान में नाइट्रोजन की उपयोगिता क्षमता क्यों बढ़ानी है, तो उसकी अच्छी वृद्धि होगी। तो उसके लिए हम बढ़ाते हैं के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो उसके अंदर इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ राइट होगा, यानी सल्फर कोडेट यूरिया, या फिर दोनों जो उर्वरक है उनको हम उपयोग कर सकते हैं, यानी यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स भी उपयोग कर सकते हैं और सल्फर ये वाला भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं, यानी छिलके वाले को चावल को और क्या कहते हैं, और किन नाम से जाना जाता है। छिलके वाले चावल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो भूरा चावल। तो दोस्तों जो चावल है उनकी जो ये क्या होती है वैरायटी, जो ऐसे चावल जिन पे जो क्या है, यानी जो हमने देखा है तो उसके तरह का आवरण जो चावल के ऊपर पाया जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं, छिलके वाले चावल। तो उनको क्या और कहते हैं, यानी कि ग्रे राइस भी बोलते हैं, यानी भूरा चावल। तो चावल और जो उनके जो भूसा होता है उनका कितना अनुपात होता है, 60 अनुपात, यानी कि 2/3 क्या होता है उसमें दाना और भूसा होता है, यानी उसको साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये चावल है, ये क्या है, ये चावल है, इसे क्या कहते हैं, भूरा चावल। इसके ऊपर जो है वो छिलका पाया जाता है, इसलिए इसे छिलका वाला चावल भी हम कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का सबसे भयंकर रोग कौन सा है। तो गन्ने का सबसे जो खतरनाक रोग होता है वो कौन सा है। तो गन्ने का जो सबसे खतरनाक होता है वो रेड रूट होता है, यानी लाल गलन या फिर इसको बोल देते हैं सड़न, लाल गलन या फिर सड़न हो जाती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हम एक इमेज देखते हैं उसके अंदर आप अच्छा डिस्कस कर लेंगे कि ये देखो इस प्रकार से जो गन्ना होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल यानी कि जो उसको खड़ा चीरने के ऊपर ऐसी जो लाल लाल में हमने देखा होगा कि जो गन्ना है वो जब पक जाता है, हम जब मार्केट से लाते हैं तो उसके अंदर जो अगर कोई गन्ना उसके अंदर लाल सड़न या गलन रोग होता है तो उसके अंदर हम चीरते हैं तो उसके अंदर जो लाल लाल होती है ये धब्बे हमें दिखाई देते हैं, और इसके अंदर जो है रस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, यानी 10% के लगभग जो है रस की मात्रा होती है, यानी ये बिल्कुल पूर्णतः खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लाल सड़न कीट जो गन्ने का सबसे भयंकर रोग के नाम से जाना जाता है।
यानी सबसे गन्ने का सबसे भयंकर रोग कौन सा हो गया, तो वो हो गया लाल गलन या फिर रेड रोट। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जो आज मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें आप सुझाव दे सकते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर हमारी वीडियो के अंदर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।